आज हम लोग सीखेंगे कि जो डबल डोर फ्रिज होती है उसमें जो इलेक्ट्रिकल पार्ट प्रयोग किए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल भाग प्रयोग किए जाते हैं, उनके सही नाम क्या हैं और वो कैसे काम करते हैं और कौन कौन से इलेक्ट्रिकल पार्ट उसमें यूज किया जाता है। तो इसको आज हम लोग पूरे डिटेल में जानेंगे कि ये टाइमर कैसे काम करता है, बायोमीटर कितने डिग्री सेल्सियस पे कट करता है और ये जो आपका थर्मल फ्यूज है ये क्या काम करता है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज सीखेंगे कि हमारे डबल डोर फ्रिज में जो इलेक्ट्रिकल पार्ट प्रयोग किए जाते हैं, मतलब जो उसमें हीटर प्रयोग किया जाता है, जो उसमें ये फ्यूज प्रयोग किया जाता है, जो बायोमीटर प्रयोग किया जाता है, जो टाइमर प्रयोग किया जाता है, ये सब क्या काम करते हैं और इनके पूरा नाम क्या, मतलब इनके पूरे नाम क्या है। मतलब कि देखिए जो टाइमर है ना, इस टाइमर का पूरा नाम क्या है और ये जो आपका थर्मल ये जो आपका फ्यूज है ये फ्यूज का पूरा नाम क्या है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे डाउट आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो जो ये हमारी फ्रिज होती है ना, ये फ्रिज दो सिस्टमों से मिलकर काम करती है, एक मैकेनिकल सिस्टम और दूसरी है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। मैकेनिकल सिस्टम क्या होता है, फ्रिज के जिन जिन भागों में गैस का प्रवाह होता है, गैस का संचार होता है, उसे कहते हैं मैकेनिकल सिस्टम। और इलेक्ट्रिकल सिस्टम किसे कहते हैं, फ्रिज के जिन जिन भागों में विद्युत का प्रवाह होता है, विद्युत का बहाव होता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो मैकेनिकल सिस्टम जो उसका होगा वो तो सेम सिंगल डोर की तरह रहेगा, मतलब जैसे सिंगल डोर काम करता है, कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी से मिलकर के, एवापोरेटर से मिलकर के, सेम उसी तरीके से डबल डोर का भी उसमें 5 पार्ट आते हैं, 5 भाग आते हैं। सिंगल डोर जो होती है फ्रिज, उसमें जो इलेक्ट्रिकल पार्ट प्रयोग किए जाते हैं वो कुछ कम होते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि जो डबल डोर की फ्रिज हमारी होती है उसमें जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है वो कुछ बढ़ा दिए गए हैं। मतलब जैसे कि सिंगल डोर फ्रिज में ये हीटर नहीं है, ना ही फ्यूज है, ना ही बायोमीटर, ना ही ये जो आपका टाइमर है, ना ये है, मतलब कि उसमें ये सारी चीज़ें नहीं है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऐड हुई हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल पार्ट में कुछ इसमें जो पार्ट है वो बड़े हैं और बाकी मैकेनिकल पार्ट में कोई भी चीज़ नहीं बढ़ा है। 5 पार्ट उसमें भी थे, कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी, एवापोरेटर, और 5 पार्ट इसमें भी हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी और एवापोरेटर। तो जो इलेक्ट्रिकल पार्ट बड़े हैं ना, ये क्या काम करते हैं डबल डोर में, कैसे करते हैं, इसके बारे में आज जानेंगे हम लोग। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारा आता है टाइमर। तो देखिए जो हमारे डबल डोर फ्रिज में टाइमर प्रयोग किया जाता है उसका पूरा नाम होता है डिफ्रॉस्ट टाइमर। मतलब डिफ्रॉस्ट टाइमर, इसका नाम क्या है, डिफ्रॉस्ट टाइमर। इस डिफ्रॉस्ट टाइमर का काम होता है कि ये कंप्रेसर को 8 घंटा चलाता है, मतलब कूलिंग वाले को ये सप्लाई 8 घंटे तक देता रहता है और फिर उसके बाद 8 घंटा, 8.5 घंटा कंप्लीट होने के बाद कुछ टाइम के लिए ये हीटर को सप्लाई देता है, जिससे कि उस पर जो कूलिंग, एवापोरेटर पे जो कूलिंग ज़्यादा हो गई है, आइस जम गई है, तो उन सारे आइस को ये मेल्ट कर दे। तो ये इसका काम होता है, इस जो आपका ये डिफ्रॉस्ट टाइमर होता है कि ये इसको चलाता है, मतलब इसको कंप्रेसर को भी सप्लाई देता है 8 घंटे तक और फिर उसके बाद जब ये कूलिंग पूरी हो जाती है, मतलब 8 घंटे के बाद, फिर ये इसको देता है डिफ्रॉस्ट हीटर जो होता है उसको सप्लाई देता है, ताकि उसमें जो आइस है वो आइस मेल्ट हो जाए। देखिए अगर ये सप्लाई इसको नहीं देता है हीटर को, तो उसमें आइस ज़्यादा जम जाने की वजह से जो उसके पीछे फ़ैन लगा हुआ है, एवापोरेटर के आगे जो फ़ैन लगा हुआ है, वो उसके एयर को नहीं खींच पाएगा, उसके भाप को नहीं खींच पाएगा, जिससे कि ऊपर वाले पोर्शन में थोड़ा बहुत कूलिंग तो होगी लेकिन नीचे कूलिंग नहीं आ पाएगी। इसलिए ये हीटर भी लगाया जाता है यहाँ पे, ताकि उसकी जो आइस हो वो मेल्ट हो जाए, जिससे को जो हवा उसमें फ़ैन चलेगा वो फ़ैन उसके भाप को लेकर के आए और पूरे फ्रिज में ऊपर नीचे पूरी तरीके से फैलाए। तो ये इसका काम होता है कि इसको कंप्रेसर को 8 घंटे तक चलाता है ये आपका डिफ्रॉस्ट टाइमर, और फिर उसके बाद 8 घंटा चलने के बाद, 8.5 घंटा चलने के बाद फिर ये इस जो आपका हीटर लगा रहेगा उसको भी सप्लाई देगा, जिससे कि उसके जो एवापोरेटर पे आइस जमी रहेगी वो मेल्ट हो जाएगी। तो यही काम होता है। और इसमें देखिए 4 पिनें बनी होती है, एक 4 नंबर होती है, एक 3 नंबर होती है, एक 2 नंबर और एक 1 नंबर होता है। इसमें एक मोटर लगा होता है छोटा सा, यही 8 घंटे तक इसको सप्लाई देता है कंप्रेसर को। फिर उसके बाद ये इसमें पत्ती को हटा देता है, मतलब कि ये सप्लाई दे देता है कुछ टाइम के लिए, इसको जो आपका डिफ्रॉस्ट हीटर रहेगा उसको दे देता है। तो अब यहाँ पे देखिए जो ये 4 नंबर पिन होती है ना, ये कंप्रेसर पे चली जाती है, मतलब OLP के एक पॉइंट पे चली जाएगी, मतलब कंप्रेसर को चलाने के लिए ये यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से चला जाएगा। और ये जो 3 नंबर पॉइंट होते हैं ना, पिन होती है, यहाँ पे सप्लाई, मतलब फेज की सप्लाई यहाँ पे इन की जाती है। और यहाँ पे जो 4, ये यहाँ पे 2 नंबर जो पिन होती है ये होता है इसके मतलब हीटर के लिए, 2 नंबर पिन हीटर के लिए होता है, और 1 नंबर
पिन पे जो ये हमारा जो बायोमीटर है, बायोमीटर से आउट होकर के एक तार जाता है न्यूट्रल वाला यहाँ पे, जिससे कि ये मोटर जो है ये ऑन होता है, ऑफ होता है, जिसके ज़रिए से। तो ये न्यूट्रल के लिए है, ये जो 2 नंबर 1 नंबर न्यूट्रल के लिए है, 2 नंबर जो है ये है आपके डिफ्रॉस्ट हीटर के लिए, 3 नंबर पे फेस की सप्लाई इन की जाती है, और 4 नंबर का जो पिन रहेगा ये 4 नंबर का पिन होता है कंप्रेसर के लिए, मतलब ये कंप्रेसर पे सप्लाई देगा। अब ये तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये बायोमीटर, ये बायोमीटर क्या चीज़ होता है? देखिए जो बायोमीटर है ये थर्मोस्टेट है, इसको आप थर्मोस्टेट भी कह लीजिए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये थर्मोस्टेट का ही काम करता है। अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ 2 थर्मोस्टेट प्रयोग किए जा रहे हैं, एक कूलिंग के लिए और एक हीटिंग के लिए। ये जो थर्मोस्टेट है ये मतलब ज़्यादा कूलिंग हो जाने के बाद ये कट करता है, और ये जो बायोमीटर ये ज़्यादा हीटिंग हो जाने के बाद ये कट कर देता है। तो मान लीजिए ये भी एक थर्मोस्टेट है और ये भी थर्मोस्टेट है, ये जो है कूलिंग पे काम करता है और ये हीटिंग पे काम करता है। क्योंकि अगर ये जो आपका हीटर, ये जो हीटर है ना, ये हीटर अगर जलता ही रहा, ये कट नहीं करता है थर्मोस्टेट, तो क्या होगा, ये हीटर हीट होने की वजह से, ज़्यादा हीटअप होने की वजह से क्या होगा कि आपके फ्रिज के जो उसमें प्लास्टिक प्रयोग की गई फोम वो सब जल जाएंगे, फ्रिज आपकी जल जाएगी। इसलिए इस बायोमीटर का प्रयोग किया जाता है कि अगर फ्रिज में ज़्यादा हीटिंग आने लगे तो फिर वो बंद हो जाए हीटर, मतलब हीटर की सप्लाई खत्म हो जाए और हीटर बंद हो जाए। तो ये कितने डिग्री सेल्सियस पे ऑन होता है? ये होता है -5 डिग्री सेल्सियस पे ऑन, मतलब -5 डिग्री सेल्सियस पे ये ऑन हो जाता है, और +10 डिग्री सेल्सियस पे, +10 डिग्री सेल्सियस पे ये ऑफ हो जाता है। अब देखिए ये जब कूलिंग करने लगेगा पूरा अच्छी तरीके से ना, तो ये जब -5 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 से भी कम डिग्री सेल्सियस, मतलब जब ठंडे पे रहेगा तो ये ऑन रहेगा। और उसके बाद फिर ये हीटर को सप्लाई जब ये देगा टाइमर, तो फिर ये टेम्परेचर तो ख़त्म होगा ना, मतलब टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते +10 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, तो ये इसको बंद कर देगा। वरना नहीं तो अगर ये बंद नहीं करेगा तो फिर ये हीटर चलता ही रहेगा, और उसमें हीटिंग ज़्यादा होने की वजह से वो प्लास्टिक जल जाएगी, उसके अंदर की जो फ्रिज आपकी वो ख़राब हो जाएगी। तो +10 डिग्री सेल्सियस पे ये इसको हीटर को सप्लाई देना बंद कर देगा। अब किसी वजह से, तो इसका काम क्या है बायोमीटर का, कि ये हीटर को कंट्रोल करता है, मतलब हीटिंग को कंट्रोल करता है, कि हीटिंग आवश्यकता से ज़्यादा होने पे ये कट कर देता है, ये बायोमीटर थर्मोस्टेट जो होता है। ये तो क्लियर हो गया। जो हमारा ये आपका जो टाइमर है ये भी क्लियर हो गया, और उसके बाद ये जो बायोमीटर है ये भी क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए बायोमीटर में 2 तार निकले होते हैं, एक पे सप्लाई इन किया जाता है और दूसरे से आउट करके हीटर को दिया जाता है, मतलब फ्यूज से इन करके आउट करा कर फिर ये हीटर को दिया जाता है। तो बायोमीटर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ये कैसा होता है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए बायोमीटर है, देखिए यही बायोमीटर है। देखिए यहाँ पे देखिए इसी तरीके से इसमें 2 तार निकले हुए। देखिए ये जो है ये आपका बायोमीटर देखिए अंदर लगा हुआ है और इसे रबर से पैक कर दिया गया है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए 2 वायर निकले हुए हैं, मतलब एक पे सप्लाई इन होगी और एक से आउट होकर के हीटर की तरफ चली जाएगी। तो ये आपका बायोमीटर है। और उसके बाद अब देखिए एक चीज़ और ये भी देख लीजिए, जो आपका डिफ्रॉस्ट टाइमर है। देखिए यहाँ पे दोस्तों टाइमर इस तरीके से होता है, जो डिफ्रॉस्ट टाइमर होता है ना, ये यही टाइमर है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 एक अलग पॉइंट दे दिया है, मतलब 4। तो यहाँ पे देखिए किसी किसी में 7 में ही दे देता है, किसी किसी में एक पॉइंट अलग दे देता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, लेकिन नंबरिंग जो रहेंगी वो नंबरिंग सेम रहेंगी। अगर इसमें 4 नंबर कंप्रेसर का है तो 4 नंबर कंप्रेसर का ही रहेगा, चाहे ऊपर दे चाहे नीचे दे, चाहे दाएं दे चाहे बाएं दे, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब कि जो 4 नंबर इसकी नंबरिंग है कंप्रेसर की है तो ये कंप्रेसर के लिए ही जाएगी। 3 नंबर पे फेज की सप्लाई इन होती है तो फेज की सप्लाई ही इन होगी। 2 नंबर पिन हीटर के लिए है तो ये हीटर पे ही जाएगी, और 1 नंबर पिन पे न्यूट्रल जाता है तो इस पर न्यूट्रल ही जाएगा। तो ये एक पॉइंट अलग दे या फिर चारों पॉइंट को एक साथ में दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ जो नंबरिंग है उसको आपको याद करना है, मतलब जो नंबरिंग 2 नंबर की रहेगी वो 2 नंबर हीटर की है तो हीटर पे ही जाएगी, 1 नंबर जो है न्यूट्रल के लिए तो न्यूट्रल पे ही जाएगा वो, और ये 3 नंबर पे फेज दिया जाता है तो इस पर फेज जाएगा, और जो 4 नंबर है तो इस पर ये कंप्रेसर के लिए जाता है तो ये कंप्रेसर के लिए ही जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं ये हम जो हमारे पास थर्मल फ्यूज है इसके बारे में। तो पहले देख लीजिए यहाँ पे थर्मल फ्यूज कैसा होता है। यहाँ पे देखिए ये थर्मल फ्यूज है, ये एक फ्यूज है। क्या है? फ्यूज। कौन फ्यूज है? थर्मल फ्यूज, मतलब कि ज़्यादा हीटिंग होने पे कट कर देगा। अब आप कहेंगे कि ये जो बायोमीटर है, बायोमीटर भी ज़्यादा हीटर पे कट कर रहा था, ये फ्यूज क्यों लगाया जा रहा था? अब समझिए बात को। अब समझिए ये थर्मल फ्यूज
क्या काम करेगा। तो देखिए ये जो थर्मल फ्यूज लगा हुआ है ना, ये थर्मल फ्यूज हीटिंग पे काम करता है। अब मान लीजिए किसी वजह से अगर ये बायोमीटर आपका ख़राब हो जाए, किसी वजह से बायोमीटर आपका ख़राब हो जाए और कोई चीज़ आगे और ना लगाया गया हो हीटर को कट करने के लिए, तो अगर ये बायोमीटर ख़राब हो जाएगा तो बायोमीटर ख़राब हो जाने की वजह से अब ये हीटर तो चलता रहेगा ना, क्योंकि बायोमीटर कट करने वाला नहीं है। प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पे अब ये कट नहीं करेगा क्योंकि ये ख़राब हो चुका है, ये 100 तक पहुंच जाएगा अगर ये नहीं रहेगा तो ये क्या करेगा कि अंदर जितने भी फोम हैं, जितने भी प्लास्टिक है, पूरे फ्रिज को जला देगा। इसलिए इसके लिए एक यहाँ पे थर्मल फ्यूज लगाया जाता है, ताकि अगर ये बायोमीटर ख़राब हो जाए और ये हीटर को ना कट कर पाए, मतलब हीटिंग होने के बाद भी कट ना कर पाए, तो ये थर्मल फ्यूज कट कर दे। अब ये कितने डिग्री सेल्सियस पे कट करता है, ये तो 10 डिग्री सेल्सियस पे कट करता था ना, प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पे कट करता था, तो अब ये कितने पे करेगा। देखिए अब अगर ये ख़राब हो गया, प्लस 10 डिग्री सेल्सियस आ गया टेम्परेचर, हीटर चल रहा है और प्लस 10 डिग्री सेल्सियस आ गया फ्रिज के अंदर टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर अब कट नहीं हो रहा है क्योंकि ये ख़राब है और ये बढ़ता जा रहा है 20 आया, 30 आया, 40 आया, 50 आया, 60 आया। तो जैसे ही ये 70 आया, 70 से जैसे ही 72 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, मतलब 72 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही ये आएगा, मतलब 72 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही इसका टेम्परेचर फ्रिज के अंदर आएगा हीटर के चलने की वजह से, तुरंत ये जो थर्मल फ्यूज ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तुरंत ये थर्मल फ्यूज क्या हो जाएगा, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मतलब उड़ जाएगा। थर्मल फ्यूज के अंदर जो वायर लगाया गया ना, वो वायर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, उड़ जाएगा, जिससे क्या होगा, ये हीटर को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा और हीटर ऑफ हो जाएगा। मतलब क्या है, अगर बायोमीटर ख़राब हो जाता है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, 20 जाएगा, 30 जाएगा, 50 जाएगा, 60 जाएगा, 70 जाएगा। जैसे ही 72 डिग्री सेल्सियस पहुँचेगा टेम्परेचर, तुरंत ही ये जो थर्मल फ्यूज है ना, ये थर्मल फ्यूज बंद हो जाएगा, मतलब कट हो जाएगा। ये जो इसका तार है ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा हीटिंग ज़्यादा होने की वजह से। तो हीटिंग जब ओवर होने लगती है, मतलब ये जो आपका बायोमीटर है, इस बायोमीटर ख़राब हो जाने की वजह से जब हीटिंग ओवर हो जाती है, ओवर होने लगती है, तो वहाँ पे एक और चीज़ लगाया जाता है ताकि फ्रिज सेफ रखी जा सके। मतलब अगर कभी ये बायोमीटर ख़राब हो, उसका नाम है थर्मल फ्यूज, और ये थर्मल फ्यूज 72 डिग्री सेल्सियस पे इसको कट कर देगा, मतलब हीटर को सप्लाई देना बंद कर देगा, अपने आप को फ्यूज कर लेगा। तो जब तक आप इस फ्यूज को दोबारा नहीं लगाएंगे नया, तब तक ये आपका ये जो आपका हीटर है, ये हीटर ऑन नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसको लगाया जाता है, मतलब इसके ख़राब हो जाने के बाद ये हमारा थर्मल फ्यूज काम करता है। 72 डिग्री सेल्सियस जैसे टेम्परेचर अंदर बनता है फ्रिज के अंदर, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा थर्मल फ्यूज के बारे में भी। अब उसके बाद देखिए आता है हमारे पास डिफ्रॉस्ट हीटर। डिफ्रॉस्ट हीटर के बारे में तो आपको हमने कई बार यहाँ पे बताया, तो एक बार और जान लीजिए। ये डिफ्रॉस्ट हीटर काम यही होता है कि ये हीटर फ्रिज के अंदर हीटिंग प्रदान करता है, मतलब कॉइल जो होता है ना, गर्मी जैसे इसको सप्लाई मिलती है, तो ये हीटर का काम ही होता है कि हीट करना। तो ये हीटर जो होता है हीट करने लगता है और फ्रिज के अंदर हीटिंग पैदा करता है। तो फिर उसके बाद जो एवापोरेटर के पाइप पे जो आइस जमी होती है, वो आइस मेल्ट हो जाती है। तो चलिए ये तो अब क्लियर हो गया ना। अब जानते हैं इसके बारे में, इस फैन एवापोरेटर फ़ैन के बारे में। देखिए ये आपका ये भी क्लियर हो गया, ये भी हो गया, और उसके बाद आप जानते हैं ये जो एवापोरेटर फ़ैन है इसके बारे में। अब यहाँ पे देखिए ये जो एवापोरेटर फ़ैन है ये क्यों लगाया जाता है फ्रिज में, ये क्यों लगाया जाता है। देखिए एवापोरेटर इसके पीछे होता है और ये एवापोरेटर के आगे होता है। तो ये क्यों लगाया जाता है, ये इसलिए लगाया जाता है ताकि एवापोरेटर से जो कूलिंग पैदा हो, जो भाप निकले, उस भाप को ये पूरे फ्रिज में नीचे से लेके ऊपर तक फैलाता रहे, जिससे कि फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में भी कूलिंग हो और ऊपर वाले हिस्से में भी कूलिंग हो। मतलब ये फैन चलता रहता है और एवापोरेटर की ठंडी हवा को खींच करके पूरे फ्रिज में नीचे ऊपर फेंकने का काम करता है, मतलब हवा को नीचे ऊपर पहुंचाने का काम करता है। जब ये फैन खराब हो जाएगा ना, तो ये हवा को नहीं खींच पाएगा, जिससे क्या होगा, जब हवा नहीं खींच पाएगा, ये जो हमारा एवापोरेटर फैन ये हवा नहीं खींच पाएगा, तो उस पर आइस जमेगी। क्योंकि ये जब चलता था तो उसकी कूलिंग को खींचता था, जिससे कि आइस नहीं जमती थी ज़्यादा। तो क्या होता है कि अगर जब ये फ़ैन ख़राब हो जाएगा, तो अब ये हवा तो खींच के नीचे ऊपर फैला नहीं पाएगा, जिससे कि नीचे वाला जो हिस्सा होगा ना, डबल डोर फ्रिज का जो नीचे वाला हिस्सा होगा, तो उसमें कूलिंग नहीं होगी, क्योंकि ये फ़ैन नहीं चल रहा है। और जो उसका फ्रीजर होगा ना, मतलब जो उसका एवापोरेटर होगा, एवापोरेटर के पाइप में बहुत ज़्यादा आइस जम जाएगी, जिससे कूलिंग फिर ख़त्म हो जाएगी। तो आपको इस फ़ैन को रिप्लेस करना होगा, बदलना होगा, फिर वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में कूलिंग ना आने का एक रीज़न ये भी होता है कि उसका जो फ़ैन होता है ना, ये ख़राब हो जाता है। इस वजह से
जो हवा है, जो ठंडी हवा है, वो पूरे फ्रिज में नहीं घूम पाती है, जिससे कि नीचे वाले हिस्से में कूलिंग नहीं आती है, ऊपर वाले में भी कम आती है, और जो उसका एवापोरेटर का पाइप होगा उस पर पूरी आइस जम जाती है। तो ये आपका फ़ैन भी क्लियर हो गया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे, उसके बाद देखिए यहाँ पे थर्मोस्टेट है। तो थर्मोस्टेट का काम होता है कूलिंग को कंट्रोल करना। थर्मल बल्ब थर्मोस्टेट है और इसका काम होता है कूलिंग को कंट्रोल करना। मतलब कूलिंग आवश्यकता से ज़्यादा जब होगी तो ये थर्मोस्टेट कट कर देगा, मतलब कूलिंग को बंद कर देगा, कंप्रेसर को सप्लाई देना बंद कर देगा, जिससे कूलिंग बंद हो जाएगी। और जैसे ही कूलिंग पूरी कंप्लीट हो, मतलब कूलिंग नॉर्मल होगी, कम होगी, तो फिर दोबारा से ये सप्लाई इस कंप्रेसर को दे देगा, जिससे कि दोबारा से फिर ये कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है डोर स्विच। तो डोर स्विच काम होता है फ्रिज के अंदर जो बल्ब लगा होता है ना, उजाले के लिए बल्ब जो लगा होता है उस बल्ब को ऑन और ऑफ करना होता है, और इसका कॉन्टेक्ट फ्रिज के दरवाजे से होता है। फ्रिज का दरवाज़ा जैसे ही खोला जाता है तो ये स्विच ऑन हो जाती है, जिससे कि बल्ब ऑन हो जाता है, और जैसे ही फ्रिज के दरवाजे को बंद किया जाता है तो ये स्विच ऑफ हो जाती है, जिससे कि फ्रिज का जो बल्ब है वो ऑफ हो जाता है। तो और उसके बाद अब आता है बल्ब। तो बल्ब का सिर्फ एक ही काम होता है फ्रिज में कि ये उजाला प्रदान करता है, इसके अलावा और कोई काम नहीं होता है इसका। अगर ये बल्ब और डोर स्विच ख़राब भी हो जाए तो भी आपके फ्रिज से कूलिंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बल्ब और डोर स्विच का सिर्फ एक ही मकसद है कि ये फ्रिज के अंदर उजाला प्रदान करते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया, मतलब थर्मोस्टेट, डोर स्विच, बल्ब, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद आता है आपका ये कंप्रेसर। तो फ्रिज में जो कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है ना, मतलब डबल डोर फ्रिज में जो कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है वो होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो होता है ये जो अब हमारे फ्रिज में लगाया जाता है ना, सिंगल डोर फ्रिज में, उसमें जो कंप्रेसर लगाया जाता है वो भी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है, और इसमें जो डबल डोर में लगाया जाता है ये भी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ही होता है। बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें जो कंप्रेसर लगाया जाता है इसकी पावर थोड़ा ज़्यादा होती है, और जो सिंगल डोर फ्रिज में लगाया जाता है कंप्रेसर उसकी पावर थोड़ा कम होता है। बस इतना ही फ़र्क होता है। तो अब इसका काम क्या होता है? इस कंप्रेसर का काम होता है कि गैस को पाइप में घुमाना, मतलब पूरे मैकेनिकल सिस्टम में गैस को घुमाते रहना इसका काम होता है। जब ये गैस को पाइपों में घुमाता है, मतलब कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी, एवापोरेटर में जब गैस को घुमाता है तो वहाँ पे कूलिंग प्रदान होती है। तो इसका काम क्या है कि गैस को पूरे मैकेनिकल सिस्टम में घुमाने का काम हमारा कंप्रेसर करता है। फिर उसके बाद है OLP। OLP काम क्या होता है? ओवरलोड प्रोटेक्टर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ओवरलोड प्रोटेक्टर। इसका काम होता है कि ओवरलोड और ओवर हीट पे कट कर देना। कंप्रेसर किसी वजह से चलते अगर हीट हो जाए ज़्यादा, तो फिर ये जो ओवरलोड प्रोटेक्टर होता है ये इसको कट कर देता है कंप्रेसर को, जिससे कि कंप्रेसर सेफ रहता है। फिर उसके बाद जैसे इसकी हीटिंग कम होती है दोबारा से इसको सप्लाई दे देता है। अब उसके बाद ये ओवरलोड पे कैसे काम करेगा? तो ओवरलोड पे ऐसे काम करेगा, कभी मान लीजिए लाइट तेज आ गई, या फिर कभी ये कंप्रेसर जो है लाइट कम आ गई, लाइट कम आने में कंप्रेसर नहीं चल पाएगा तो ज़्यादा एम्पियर लेगा, तो ज़्यादा एम्पियर लेने की वजह से ये जो ओवरलोड प्रोटेक्टर ये कट कर देगा। फिर उसके बाद है रिले काम होता है कंप्रेसर को स्टार्ट करना। देखिए इसमें 2 पॉइंट होते हैं, यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट इस तरीके से होते हैं, मतलब इसको उठा के OLP को इस पर डालेंगे, और उसके बाद जो रिले होता है इसको उठा के इसमें डालेंगे। मतलब इसमें 2 होल होते हैं रिले में, 1 होल होता है OLP में, और यहाँ पे 3 होल होते हैं, मतलब OLP ऊपर कॉमन वाले चला जाएगा, रनिंग और स्टार्टिंग पे ये हमारा जो रिले है ये चला जाएगा। तो उसके बाद क्या करता है, ये 60 मार के इसको स्टार्ट कर देता है, मतलब इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगाई जाती है। जैसे इसको सप्लाई मिलता है, जैसे इसको सप्लाई मिलती है इस रिले को, तो ये तुरंत दोनों 60 मारता है। जैसे ही स्टार्ट हो जाता है कंप्रेसर, तुरंत ये स्टार्टिंग वाले पॉइंट सप्लाई को हटा देता है, सिर्फ रनिंग वाले पे देता रहता है, और ये OLP जो है कॉमन वाले पे सप्लाई देता रहेगा, जिससे कि ये काम करना शुरू कर देता है और चलता रहता है। तो मेन मकसद का काम क्या है रिले का, कि कंप्रेसर को स्टार्ट करना। रिले ही कंप्रेसर को स्टार्ट करता है, मतलब कि एक चाबी का काम करता है, ये कंप्रेसर को स्टार्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गए, ये सारे डाउट क्लियर हो गए। तो अब मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको आगे वाली वीडियो में, आने वाली वीडियो में मैं आपको वायरिंग के बारे में बताऊंगा कि डबल डोर फ्रिज की वायरिंग कैसे की जाती है, ये क्लियरली बताऊंगा। और एक चीज़ आप समझ लीजिए कि यहाँ पे देखिए जो डिफ्रॉस्ट टाइमर लगाया गया ना, डबल डोर फ्रिज में PCB भी लगाई जाती है, डबल डोर फ्रिज में PCB भी लगाई जाती है। इसमें PCB लगी होगी, वहाँ पे डिफ्रॉस्ट टाइमर नहीं होगा, जिसमें डिफ्रॉस्ट टाइमर होगा वहाँ पे PCB नहीं होगी। तो अब जो PCB वाला रेफ्रिजरेटर होगा ना, जो PCB वाला डबल डोर फ्रिज होगा, उसमें 2 या 3 सेंसर भी लगे होते हैं, मतलब फ्रीजर के पास सेंसर भी लगे होते हैं। लेकिन इसमें जो है ये आपका जो डिफ्रॉस्ट टाइमर, मतलब कि जो आपका जिसमें डिफ्रॉस्ट टाइमर लगेगा उसमें सेंसर नहीं लगे होते हैं। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊँगा कि इसकी वायरिंग, मतलब इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है ईजिली तरीके से, और आपको वो कनेक्शन करना भी आ जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और आप चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नई से नई नॉलेज और परफेक्ट
परफेक्ट नॉलेज मिलती रहे, क्योंकि मैं इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो सारी चीज़ें प्रूफ के साथ रहेगी। ऐसा नहीं है क्योंकि हम लोग काम करते हैं ना, हम लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब गलत चीज़ें बना के डाल दें, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी चीज़ें डालेंगे 100% उसको सही डालेंगे, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक डालेंगे ताकि वो परफेक्ट रहे, ताकि उससे आपका फ़ायदा हो ना कि नुकसान। तो बस आज के लिए इतना ही।